हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जो है यूरोप में राष्ट्रवाद इसे कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले 2-3 वीडियो में हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद का कुछ टॉपिक जैसे कि फ्रांस में 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, देन उसके बाद में इटली का एकीकरण हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग इसे शुरू करेंगे जर्मनी के एकीकरण से। अच्छा, वे बच्चे जो BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री जो पढ़ने के इच्छुक हैं, इवन 10 से 11 आई थिंक 12 तक क्वेश्चन जो है BPSC TRE में पूछे जा रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से, तो आप लोग इसे ज़रूर ही पढ़िए। और साथ में वे बच्चे जो क्लास 10th में हैं और जिन्हें यूरोप में राष्ट्रवाद जो लेसन है, फर्स्ट लेसन समझने में दिक्कत आ रही है, तो वे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्मनी में एकीकरण। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जर्मनी की एकीकरण कैसे होता है? जर्मनी का एकीकरण, इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मनी क्षेत्र में भी समान प्रक्रियाएं चल रही थीं, अतः दोनों देशों का एकीकरण लगभग साथ साथ ही संपन्न हुआ। तो देखिए, सबसे पहले तो फ्रांस में जो है राष्ट्रीय चेतना जागृत हो जाती है। कहीं ना कहीं नेपोलियन जो है इसे जागृत करने में मदद कर देता है। ठीक है, तो जैसे जैसे फ्रांस जो है फ्रांस में आज़ादी के लिए लड़ाई होने लगती है, निरंकुशता को समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना होने लगती है, वैसे वैसे इटली में भी और जर्मनी में भी स्थितियाँ वैसे ही पनपने लगती हैं। यहाँ के भी लोग चाहने लगते हैं कि अब हमारे भी देश में जो है गणतंत्र की स्थापना हो, निरंकुश जो राजशाही है उसको समाप्त किया जाए। तो इटली का एकीकरण के टाइम में ही जर्मन में भी लोगों के बीच में गणतंत्रवादी भावनाएं जागृत होती है, राष्ट्रवादी भावनाएं जागृत होती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैप जो है दिया हुआ है, मेरे इस PDF में क्लियर नहीं है, तो आप लोग अगर बुक से पढ़ रहे होंगे तो उसे देख लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जर्मनी मध्यकाल लगभग 800 ईस्वी में सार्लमा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा। तो जर्मनी जो है कब तक जो है संगठित होकर एक लंबे टाइम तक सुदृढ़ अवस्था में रहा था? तो 800 टाइम तक। देखिए, मैं एक डायग्राम बना देती हूँ, इसे 0 जिसे हम लोग ईसा मसीह का जन्म मानते हैं, इसके बाद 100 साल, देन उसके बाद 200 साल, ऐसे ही करते करते 800 साल तक। 800 साल तक क्या होता है कि जर्मनी जो है एकीकृत रहता है। किसके नेतृत्व में? सार्लमा के नेतृत्व में। फिर क्या होता है? परंतु आधुनिक युग के आते आते जर्मनी पूरी तरीके से विखंडित राज्य था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। तो प्रेजेंट टाइम आते आते क्या हो जाता है कि पूरा जो जर्मनी है 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित होता है। उनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं भी मौजूद थी। तो उनमें कौन कौन सी विषमताएं मौजूद हो जाती है? सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक। उत्तर जर्मनी राज्यों में जहां प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या ज़्यादा थी, वहां प्रसा सबसे शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव जो है बनाए हुए था। तो चलिए एक मैप बना लेते हैं। मानते हैं कि ये आपका जर्मनी हो गया। ठीक है, अब इसे 2 भाग में डिवाइड कीजिए। ये है नॉर्थ जर्मनी और ये है साउथ जर्मनी। तो नॉर्थ जर्मनी में प्रोटेस्टेंट जो है मतावलंबी वाले लोग थे, प्रोटेस्टेंट, और इस पे किसका प्रभाव था? तो प्रसा का प्रभाव था। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है। दूसरी तरफ दक्षिण जर्मनी के कैथोलिक बहुल राज्यों की प्रतिनिधि सभा डाइट जिंदा थी। तो इधर क्या था? साउथ में जो था आपका कैथोलिक थे, कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे। ईसाई धर्म में ही 2 होते हैं, 2 ब्रांच होते हैं, एक तो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते हैं और दूसरे कैथोलिक धर्म को मानते हैं। और यहाँ पे एक प्रतिनिधि सभा थी, जैसे संसद होता है ना, वैसे ही प्रतिनिधि सभा थी जिसका नाम था आपका डाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ सभी मिलते जुलते थे, ठीक है, जहाँ सभी मिलते थे, परंतु उनमें जर्मन राष्ट्रवादी की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का जो मुद्दा था उनके समक्ष नहीं था। तो कहीं ना कहीं जर्मनी वालों में जो है राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। वस्तुतः जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय जो है नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। तो एक पृष्ठभूमि तैयार करने का, जर्मनी में एकीकरण कैसे हो नहीं, मतलब जर्मनी के एकीकरण जो हुआ उसका कहीं ना कहीं जो पृष्ठभूमि है वो नेपोलियन बोनापार्ट को ही उसका श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उसने जो है 1806 ईस्वी में जर्मनी प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ
का निर्माण किया था और यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। तो नेपोलियन ने क्या किया था कि जर्मनी पे जो है 1806 में जो है आक्रमण किया और देन उसके बाद में कुछ इलाकों को जीत लिया। 39 इलाके थे जिसको नेपोलियन ने जीता था। तो 39 जो जर्मनी के इलाके थे उसको जीत लिया और ये राइन राज्य संघ का निर्माण कर दिया, ठीक है, जो कि जर्मन भाषी क्षेत्र थे। और यहाँ पे जो है धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना जो है बढ़ने लगी थी, ठीक। इसी दौरान क्या हुआ कि जर्मनी में बुद्धिजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे हिगेल, कांट, हम्बोल्ट, अंडर्ट, जैकब ग्रीम आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। तो जैसे कि हमारे देश में ही जब महात्मा गांधी जैसे आंदोलन स्टार्ट किए तो अलग अलग जगहों पे जो हैं कई छोटे बड़े जो हैं क्या होने लगे, लोग अपना आंदोलन स्टार्ट करने लगे थे। छोटे छोटे किसान हुए या फिर कोई भी आदिवासी हुए, उसी प्रकार से यहाँ पे भी बुद्धिजीवी, किसान, कलाकार ये सभी जो हैं अपने जर्मन में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए कोशिश करने लगे। अच्छा, यहाँ पे जो हिगेल कांट है ना, हिगेल कांट ये कार्ल मार्क्स के गुरु थे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिगेल कांट और इससे क्वेश्चन आना ही आना है, मान के चलिए आप, अगर जर्मन से क्वेश्चन पूछता है तो। इसने जो है हिगेल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद जो है उसका सिद्धांत किसने दिया था, तो हिगेल ने दिया था, ठीक है। प्रसा का जो चांसलर था बिस्मार्क हिगेल के विचारों से काफ़ी प्रभावित था। तो जो नॉर्थ जर्मनी था, नॉर्थ जर्मनी, इस पे प्रसा का नेतृत्व था, प्रसा का शासन था और इस प्रसा का जो चांसलर था बिस्मार्क वो जो है हिगेल के विचारों से काफ़ी प्रभावित था, ठीक है। अंडर्ट ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृत की। पूछा जा सकता है कि जर्मनी में कविताओं के माध्यम से किसने जो है देशभक्ति जागृत की, तो अंडर्ट ने जो है देशभक्ति जागृत किया, अंडर्ट ने, ठीक है। हर्डेनबर्ग तथा नोवोलिश ने जर्मनी के गौरवमय अतीत को जो है सामने रखा। तो किसने किसने जर्मनी के गौरवमय अतीत को सामने रखा, तो हर्डेनबर्ग और नोवोलिश दो आदमी थे, इन्होंने जर्मनी के गौरवमय अतीत को जो है सामने रखा था, ठीक है। चित्रकारों ने जर्मन संस्कृति को उजागर किया। उन्होंने नायक नायिकाओं के जीवंत चित्रों द्वारा भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इस प्रकार अब जर्मनी भी सामंतवादी व्यवस्था से पूरी तरह निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश करने को तैयार था। कुल मिला के ये हुआ कि कुछ जो लोग थे, जैसे नेपोलियन ने क्या किया कि 1806 में 29 राज्यों का एक संघ बना दिया, राइन राज्य संघ। इसके बाद से धीरे धीरे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। तो एक हिगेल आते हैं, हिगेल कांट, उन्होंने जो है ऐतिहासिक द्वंद्ववाद के सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया और फिर अंडर्ट जो है कविताओं के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवाद की चेतना जगाने लगे। वहीं हर्डेनबर्ग और नोवोलिस क्या करते हैं कि जर्मनी के गौरव के जो है अतीत, मतलब गौरव में अतीत के बारे में बताने लगते हैं। फिर इसी में जो है अब क्या करेंगे कि शिक्षक और स्टूडेंट भी चले जाएंगे उसमें। तो देखिए क्या होता है, शिक्षण संस्थानों और विद्यार्थियों का भी योगदान था किसमें, तो इसी जर्मनी के एकीकरण में। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मन एकीकरण के उद्देश्य ब्रुसेनशैफ्ट नामक सभा स्थापित की। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीचर और विद्यार्थियों का जो है जर्मन के एकीकरण में एक सभा थी, उसका नाम क्या था, तो ब्रुसेनशैफ्ट। कैसे याद कीजिएगा, ब से विद्यार्थी और ब से ब्रू, ठीक है, और शिक्षक स से, तो यहाँ स आ जाएगा, तो विद्यार्थी और शिक्षक ब्रुसेन। एक शॉर्ट आइडिया है, आप लोग चाहें तो कुछ और भी ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक वाइभर राज्य आता है। वाइभर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। तो पूछा जा सकता है कि जर्मनी में जो है कहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र कौन था, तो वाइभर राज्य का येना विश्वविद्यालय। यद्यपि मेटरनिख जो है ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून यानी कि कालसवाद के आदेश को जारी कर दिया। मेटरनिख कौन था, आप लोगों को याद है, ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख, जिसने 1815 में जो है वियना कांग्रेस में सम्मेलन बुलाया था और उसने कहा था कि जितनी भी हैं
फ्रांस ने के नेपोलियन के द्वारा जितने भी राज्य जीते गए हैं उन सभी पर राष्ट्रवाद हावी ना हो, इसके लिए उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है, अलग अलग हिस्से पे अलग अलग का नेतृत्व हो जाता है, फिर से बुर्बो राजवंश का शासन स्थापित कर देता है। वही क्या करता है कि देखा जाए तो मेटरनिख जो है ना, कहीं पे भी नहीं चाहता था कि राष्ट्रवादी जो है भावना उमड़े, कहीं पे भी नहीं चाहता था कि राजवंश समाप्त हो, चाहे वो कोई भी देश हो। तो इसने क्या किया कि कालसवाद के आदेश को जो है जारी कर दिया। परंतु फिर भी जर्मनी में राष्ट्रीय एकता की प्रबल धारा जो है प्रवाहित हो रही थी, जिसने एकीकरण के काम को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की। तो कहीं ना कहीं कितना भी आदमी रोके तो फिर वो रुकने वाला तो नहीं है राष्ट्रवाद की भावना, एक बार यदि लोगों के मन में राष्ट्रवाद आ जाए तो। ठीक है, इसी परिप्रेक्ष्य में एकीकरण की आर्थिक परिस्थितियां भी निर्मित हो रही थी। तो इसी टाइम में जो है आर्थिक परिस्थिति भी ऐसी बन रही थी। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में जालवेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जर्मनी के एकीकरण में जर्मन व्यापारियों के द्वारा आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में कौन सा आर्थिक संघ बनाया गया था? तो जालवेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया गया था, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस संघ ने जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। तो इसने जो है जालवेरिन जो संघ था उसने क्या किया कि राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। इसके बावजूद जो है जर्मन राष्ट्रवादी अभी तक संगठित नहीं हो पाए थे। फिर भी जो है काफ़ी टाइम लग रहा था इनको जो है संगठित होने में, इनके में राष्ट्रवादी भावना जागृत होने में। तो फ्रांस की 1830 की क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को कुछ हवा जरूर दी। जब फ्रांस में 1830 की क्रांति हो रही थी तो राष्ट्रवादी भावनाएं जो है बढ़ने लगी, कहाँ पे? जर्मनी में। ठीक है, सेक्सिनी, हनोवर आदि राज्यों में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे थे, परंतु प्रसा और ऑस्ट्रिया ने इसे मिलकर जो है कुचल डाला था। तो सक्सिनी और हनोवर जो थे यहाँ पे दो जर्मनी के राज्य थे और इसमें जो लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे थे, परंतु प्रसा और ऑस्ट्रिया ने क्या किया? कुचल डाला। इस विद्रोह को ही कुचल डाला क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि देश में जो है गणतंत्र की स्थापना हो। ठीक है, अब आगे देखिए होता है क्या। 1848 की फ्रांस की क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर भड़का दिया। जब फिर 1848 में जो है फ्रांस की क्रांति होती है तो जर्मनी में जो है एक बार फिर से राष्ट्रवादी आंदोलन भड़क जाता है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि मेटरनिख ने क्या कहा था फ्रांस के बारे में? मेटरनिख कहता है कि जब भी फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। इसके कहने का मतलब ये था कि जब भी फ्रांस में जो है क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट होते हैं तो उसका प्रभाव जो है पूरे यूरोप पे पड़ जाता है। अभी देखिए फ्रांस की क्रांति 1848 में शुरू होती है, थोड़ी बहुत मतलब शुरू होती है, और उसका प्रभाव जर्मनी पे पड़ जाता है, वैसे ही इटली पे पड़ जाता है, ऑस्ट्रिया पे पड़ जाता है, अलग अलग देश पे पड़ जाता है। तो इसलिए मेटरनिख ने कहा था, और ये सेंटेंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी तरफ इस क्रांति ने मेटरनिख के युग का अंत भी कर दिया और फाइनली जो है मेटरनिख के युग का भी अंत हो जाता है 1848 में। इसी समय जर्मन राष्ट्रवादियों ने वान गोगेन के नेतृत्व में मार्च 1848 में पुराने संसद की सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया। तो ये क्या करते हैं ना कि जो जर्मन राष्ट्रवादी होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि 1848 में एक पुराना संसद होता है, वहाँ पे एक सभा बुलाई जाती है जो फ्रैंकफर्ट में एक संसद होता है, वहाँ पे बुलाया जाता है और उनका जो लीडर होता है वान गोगेन होता है। ठीक है, जहाँ यह निर्णय लिया गया कि प्रसा का जो शासक है फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। तो ये यहाँ पे यह निर्णय लिया जाता है कि जो फ्रेडरिक विलियम है वो जर्मनी के एकीकरण का जो है वो क्या करेगा? नेतृत्व करेगा और उसी के अधीन समस्त जर्मन राज्यों को एकीकृत किया जाएगा। साथ ही लोकतांत्रिक वैधानिक राज तत्वों के शासन सिद्धांत को अपनाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा निर्णय ले लिया गया। एक तो पहले 1848 में एक फ्रैंकफर्ट में संसद बुलाई गई प्रतिनिधि सभा की और वान गोगेन के नेतृत्व में, और वहाँ पे विलियम फ्रेडरिक को जो है प्रसा का जो है शासक बना दिया जाता है। और प्रसा का शासक नहीं, मतलब जर्मनी का शासक बना दिया जाता है और कहा जाता है कि जर्मनी का एकीकरण यही करेगा।
बट ये जो विलियम फ्रेडरिक होता है ना, वो गणतंत्रवादी विचारों का समर्थक नहीं होता है। वो निरंकुश जो है निरंकुश शासक वो होता है और वो रूढ़िवादी विचारों का समर्थक होता है, ठीक है। तो इस व्यवस्था को उसने मानने से इनकार कर दिया और वह कहते हैं कि नहीं, मेरे नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था, ठीक है। जर्मनी के कुछ अन्य दक्षिणी राज्य भी एकीकरण के इस प्रस्ताव के विरोध में थे। तो कहीं ना कहीं वो संघर्ष वगैरह से बचना चाहता था ताकि संघर्ष हमें झेलना ना पड़े, ठीक है। इस गतिरोध से एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया था और साथ ही जर्मन राज्यों में विद्रोह की जो है स्थिति पैदा हो गई, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर दबा दिया। तो बहुत चीज़ें होने लगी और फिर फाइनली क्या होता है, देखिए, प्रसा अब तक समझ चुका था कि जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में हो सकता है। तो जर्मनी का नेतृत्व जो है किसके नेतृत्व में हो सकता है, तो प्रसा के नेतृत्व में। इसलिए जो है उसने अपनी सैन्य शक्ति जो है बढ़ानी शुरू कर दी। इसी बीच फ्रेडरिक का जो है देहांत हो जाता है और ये विलियम फ्रेडरिक जो है वो मर जाता है और इसका भाई विलियम प्रसा का जो है शासक बन जाता है, ठीक है। विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। विलियम फ्रेडरिक राष्ट्रवादी विचारों का पोषक नहीं था, बल्कि उसका भाई जो था, सिर्फ उसका नाम था विलियम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू SCERT विलियम जो है राष्ट्रवादी विचारों का पोषक होता है और उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा जो है तेज हो गई। साथ ही आधारभूत संरचनाओं में काफ़ी सुधार हुए, जिससे जर्मन राष्ट्रों में एकता के सूत्र में बांधने के प्रयास जो है तेज हुए। तो फिर क्या होता है कि जब विलियम बन जाता है प्रसा का शासक, तो वो एकीकरण करने के लिए जो है अपने काम का स्टार्ट कर देता है और विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रख करके महान कूटनीतिज्ञ, क्या नाम है इनका, बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त कर लिया। और फाइनली विलियम जो है क्या करता है, बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त कर लेता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, यही देखा कि 800 साल तक जो है साल्मा के नेतृत्व में जर्मनी एकीकृत रहता है। देन उसके बाद में छोटे बड़े 300 राज्य बन जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब नेपोलियन 1806 में आक्रमण करता है तो जर्मनी के 39 राज्यों को मिलाकर के राइन राज्य संघ बनाता है, ठीक है। और वहाँ से कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवादी विचार जो है स्टार्ट होने लगता है। देन इसमें बुद्धिजीवी, किसान, शिक्षक, विद्यार्थी, कुछ लेखककार, ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद में यह निर्णय लिया जाता है कि फ्रैंकफर्ट में एक सभा बुलाई जाती है, प्रतिनिधि सभा, पुरानी जो संसद थी वो, और वान गोगियन के नेतृत्व में फ्रेडरिक विलियम को बनाया जाता है आपका प्रसा का शासक, ठीक है। और प्रसा ये डिसाइड करता है कि प्रसा के ही नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण होगा, लेकिन विलियम फ्रेडरिक जो था वो साफ इनकार कर देता है कि मैं नहीं करने वाला जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। देन उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है और विलियम बनता है, उसका भाई जो है वो बनता है जर्मनी का शासक। और वो क्या करता है कि बिस्मार्क को जो है अपना क्या बना लेता है, चांसलर नियुक्त कर लेता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब बिस्मार्क ने कैसे जो है जर्मनी के एकीकरण में अपनी अहम भूमिका निभाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिस्मार्क के बारे में। बिस्मार्क जो जर्मन डायट में प्रसा का प्रतिनिधि हुआ करता था, यानी कि जर्मन का जो संसद था, डायट मतलब संसद, जर्मनी का जो संसद था उसमें प्रसा का प्रतिनिधि हुआ करता था बिस्मार्क, ठीक है। प्रारंभ से ही हीगेल के विचारों से प्रभावित था। तो ये जो बिस्मार्क था ना, वो स्टार्टिंग से ही हीगेल के विचारों का काफ़ी विचारों से प्रभावित है। और हीगेल ने क्या दिया था, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत दिया था। जर्मन संसद, जिसे डायट कहते हैं, अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय जो है देता आ रहा था। तो बिस्मार्क जो था वो जर्मनी में के डायट में, संसद में अपना लगातार कूटनीति का परिचय देता आ रहा था और निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। उसकी कूटनीतिक सफलता थी कि चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी राष्ट्रवादी हो, उसे सभी अपने विचारों का समर्थक समझते थे। तो ये ऐसा काम करता था ना कि चाहे वो राष्ट्रवादी जो है उदारवादी हो या कट्टरवादी हो, सभी इसको क्या कहते थे कि अपना समर्थक ही समझते थे। बिस्मार्क जर्मनी एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को जो है समझता था, ठीक है।
और इसके लिए उसने क्या किया, रक्त और लौह की नीति अपनाई। VVI क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति किसका है, तो रक्त और लौह की नीति जो है बिस्मार्क का है। ठीक है, इसका तात्पर्य था कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण जो है संभव था। तो बिस्मार्क जो था उसको ये पता था ये बात कि बिना सैन्य उपाय के जो है जर्मनी का एकीकरण संभव ही नहीं है। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी और कालांतर में 1830 और ऑस्ट्रिया के बीच में जो है ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में जो संधि हुई थी उसका उसने विरोध करने लगा, जिसमें प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था। और इस संधि में क्या किया गया था, ये कहा गया था कि जर्मनी का एकीकरण नहीं करना है प्रसा के नेतृत्व में। ठीक है, इस कारण अब प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी की एकीकरण की भावना जो है जोर पकड़ने लगी थी। तो देख रहे थे हम लोग कि प्रसा ही कहीं ना कहीं जोर दे रहा था कि जर्मनी का एकीकरण किया जाए उसी के नेतृत्व में। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। तब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के 1864 में स्लेस्विग और होल्स्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। तो डेनमार्क के पास 2 राज्य थे जर्मनी का, एक स्लेस्विग और एक था होल्स्टीन। ठीक है, तो डेनमार्क पे क्या करता है, ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के आक्रमण कर देता है। कौन, बिस्मार्क। जीत के बाद स्लेस्विग प्रसा के अधीन हो गया और होल्स्टीन जो है ऑस्ट्रिया के अधीन हो जाता है। तो ये जर्मनी का जो 2 इलाका था, स्लेस्विग हो जाता है प्रसा के अधीन और होल्स्टीन हो जाता है आपका ऑस्ट्रिया के अधीन। ठीक है, अच्छा हम लोग इसमें उन्हीं लाइंस को पढ़ेंगे इस वीडियो में जो इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ देखा जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा इसीलिए। ठीक है, क्योंकि बिस्मार्क की जो नीति थी, नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना अस्वाभाविक था, परंतु वो ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी सिद्ध करना चाहता था। अतः पूर्व में ही उसने फ्रांस से जो है समझौता कर लिया था कि ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में फ्रांस जो है तटस्थ रहे। तो ये क्या करता है बिस्मार्क, ये जानता था कि हम लोग जो है कभी भी ऑस्ट्रिया से युद्ध करके जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो चाहता था कि ऑस्ट्रिया को हम लोग आक्रमणकारी घोषित कर देते हैं और फ्रांस से समझौता कर लिया कि जब ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध हो तो वो तटस्थ रहे, यानी कि दोनों में से किसी के तरफ से भी ना बोले और ना ही उसे कुछ सहायता प्रोवाइड करे। इसके लिए उसने फ्रांस को कुछ क्षेत्र भी देने का वादा कर दिया। तो फ्रांस को कुछ क्षेत्र देने का वादा कर देता है बिस्मार्क कि जब लड़ाई हो तो कुछ नहीं कहना। ठीक है, बिस्मार्क ने इटली के शासक जो है विक्टर इमैनुअल से भी संधि कर ली, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में इटली जो है ऑस्ट्रियाई क्षेत्रों पर आक्रमण कर देगा। अब इटली से भी क्या करता है ऑस्ट्रिया जो है जर्मनी जो है, जर्मनी का बिस्मार्क वो क्या करता है कि संधि कर लेता है कि जब ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध हो तो ऑस्ट्रिया पर जो है इटली आक्रमण कर देगा। ठीक है, अंततः अपने अपमान से क्षुब्ध ऑस्ट्रिया ने 1866 में ईस्वी में प्रसा के खिलाफ सेडोवा के युद्ध में घोषणा कर दी और ऑस्ट्रिया जो है दोनों तरफ से युद्ध में बुरी तरह से फंस करके पराजित हो गया। एक तो फ्रांस को बोल दिया तुम तटस्थ रहना, इटली को बोल दिया बिस्मार्क कि तुम ऑस्ट्रिया पे आक्रमण कर देना, और ऑस्ट्रिया जो है एकदम गुस्सा आ गया और वो फाइनली पराजित हो गया। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन आएगा आपका, इवन आया हुआ भी 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ सेडोवा के युद्ध में। तो आपका पूछेगा कि सेडोवा का युद्ध जो है किसके किसके बीच में हुआ था, तो एक तो ऑस्ट्रिया के बीच और एक प्रसा के बीच। कब हुआ, तो 1866 में हुआ था। ठीक है, और ऑस्ट्रिया जो है बुरी तरीके से जो है पराजित हो जाता है। फिर देखिए क्या होता है, इस तरह ऑस्ट्रिया का जो है जर्मन क्षेत्र से प्रभाव समाप्त हो जाता है और इस तरह जर्मनी जो है एकीकरण का 2/3 जो है काम पूरा हो जाता है। अब फिर देखिए, एक तो जर्मनी पे किसका किसका अधिकार था, एक तो ऑस्ट्रिया का अधिकार था, देन उसके बाद था आपका फ्रांस का अधिकार जर्मनी पे। ठीक है, विदेशी जो थे, तो ऑस्ट्रिया को तो निपटा दिया बिस्मार्क। अब आप बच गया आपका फ्रांस। अब फ्रांस को देखिए वो कैसे निपटाता है फ्रांस को। शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था, क्योंकि जर्मन के दक्षिणी रियासतों के मामले में फ्रांस जो है हस्तक्षेप कर सकता था। इसी समय स्पेन की राजगद्दी का मामला उभर रहा था, जिस पर प्रसा के राजकुमार की स्वाभाविक जो है दावेदारी थी, परंतु फ्रांस ने इस दावेदारी का खुलकर विरोध किया और प्रसा से इस संदर्भ में एक लिखित वादा मांग लेता है। तो कुल मिला के अब जो है फ्रांस को निपटाना है। अब कैसे निपटाया जाए इसको देखा जाए।
कैसे निपटाया बिस्मार्क ने। तो बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मड़ोड़ करके है जो प्रेस में जारी कर दिया। फलस्वरूप जर्मन राष्ट्रवादियों ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जो जर्मन के राष्ट्रवादी थे इसका खुल करके विरोध करने लग जाते हैं। इससे चिढ़ करके 19 जुलाई 1870 को जो है फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सेडोन की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई। अब इन सब बातों से जो है चिढ़ जाता है कौन, फ्रांस का शासक नेपोलियन, और क्या करता है कि प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है और सेडोन की लड़ाई में फ्रांसीसी की ज़बरदस्त हार हो जाती है। ठीक है, अब प्रसा वाले जो थे ना वो चाहते थे कि फ्रांस को हराना, और इसके लिए उसने वही किया और फाइनली फ्रांस हार गए। तो इसमें पूछेगा आपका जो है सेडोन की लड़ाई कब हुई थी। एक तो सेडोवा, दूसरा सेडोन। तो सेडोवा की जो लड़ाई होती है 1866 में होती है और सेडोन की जो लड़ाई होती है 1870 में होती है। जो सेडोवा का युद्ध होता है ना वो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में होता है, और ये जो है सेडोन का जो लड़ाई होता है ये होता है आपका फ्रांस और प्रसा के बीच में। ठीक है, जिसमें दोनों में ही प्रसा जो है वो जीत जाता है। अब इसके बाद में किसके बीच में, फ्रांस के और प्रसा के बीच में जो है एक संधि होती है जिसको 10 मई 1871 में, जिसको फ्रैंकफर्ट की संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो है शांति स्थापित करने के लिए होती है। इस प्रकार सेडोन के युद्ध में एक जो है महाशक्ति का पतन और दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय होता है। अंतोगत्वा जर्मनी 1871 तक एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में स्थान पाया, और इस तरह जो है जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। और 18 जनवरी 1871 को काइजर विलियम प्रथम जो है इसका शासक बन जाता है जर्मनी का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जर्मनी के एकीकरण में कोई दिक्कत नहीं आई होगी समझने में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनान में राष्ट्रवाद का उदय देखेंगे, राष्ट्रीयता का उदय। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।